Study hard, no matter if it seems impossible, no matter if it takes time, no matter if you have to up all night. Just remember that the feeling of success is the best thing in entire world. यानी कि पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से पढ़िए. अगर आपको ऐसा करना इम्पॉसिबल भी लग रहा है तब भी कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, कोई बात नहीं, तब भी कीजिए. अगर आपको पढ़ने के लिए पूरी रात जगना भी पड़ता है, कोई बात नहीं, तब भी पढ़िए, तब भी पढ़ाई कीजिए. क्यों? क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक बात को ध्यान रखिएगा कि इस पूरी दुनिया में जो फीलिंग ऑफ सक्सेस है कि जिस दिन आप इतनी पढ़ाई करके, इतना हार्ड स्टडी करके जिस दिन आप सक्सेसफुल होंगे, जिस दिन आप अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखेंगे, उस दिन जो आपको फीलिंग आएगी, आपको आपके परिवार वालों के चेहरे पर जो खुशी होगी, जो एक सेटिस्फेक्शन, जो एक संतुष्टि का भाव होगा, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. अभी आप लोग पढ़ाई करने से अगर मतलब आप लोगों को लगता है आप जी चुराते हैं और आपको लगता है कि उसके बदले अगर आप कुछ और काम कर लें तो आपको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, खुशी मिल रही है, लेकिन उस खुशी से और उस सेटिस्फेक्शन से वो वाली जो फीलिंग होगी जिस दिन आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, वो खुशी, वो सेटिस्फेक्शन बहुत बड़ी होगी. सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स के लिए भी. तो इसलिए जितना हो सकता है पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए और बिल्कुल जी जान लगा के पढ़िए, तभी पेपर क्लियर होगा. ये बात का ध्यान रखिएगा. अगर आप हो रहा है, पढ़ाई चल रही है, कर रहे हैं, है ना, इस एटीट्यूड में रह के अगर पढ़ाई करेंगे तो पेपर नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, अपनी जी जान लगा दीजिए पढ़ाई में, और पढ़ाई करने के लिए उसके आगे पीछे और कुछ नहीं होना चाहिए. द मेन प्रायोरिटी और दी ओनली प्रायोरिटी आपकी लाइफ में जो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी होनी चाहिए, दैट इज़ स्टडीज़. इसके अलावा और कुछ नहीं. ठीक है, दिन के 24 घंटे हैं, उसमें से जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए. ठीक है, अपनी सेहत वगैरह का ध्यान रखिए, बट उसके अलावा जितना आप पढ़ सकते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए. क्योंकि यही समय है और यही आप लोगों के लिए टाइम है. एक बार ये 1 2 3 4 साल निकल गए, उसके बाद अब अगर चाहेंगे भी तो भी नहीं पढ़ पाएंगे. ठीक है, क्योंकि उसके बाद आप लोगों के पास ना उम्र होगी और ना अपॉर्चुनिटीज़ होगी, ना मौके होंगे. ठीक है, तो इसलिए जितना कोशिश कर सकते हैं पढ़ने की, जितना बेहतर तरीके से पढ़िए. ठीक है, सिर्फ काम चलाई वाला काम मत कीजिए, अच्छे से पढ़िए. और जितना ज़्यादा अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, जितना आप लोग हार्ड वर्क करेंगे, उसका रिज़ल्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा. ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट आप लोगों को ज़रूर मिलेगा. ये मत सोचिएगा कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसका फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर आप सच्ची ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा. ठीक है, आई होप बात क्लियर है. चलिए, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है. 10 सितंबर 2024 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. आज के सेशन पर चलने से पहले एज़ यूजुअल मैं आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दूंगा. जैसे कि सबसे पहली जानकारी तो ये है कि हमारा जो सी सेट का बैच है 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, लेकिन एनरोलमेंट 20 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा. तो इसलिए आपको करना क्या है, जितना जल्द से जल्द हो सके एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स को ही बैच में लिया जाएगा. और आज आप लोगों के 10 तारीख हो गई है, तो आज का दिन मिला के भी आप लोगों के पास एनरोल करने के लिए सिर्फ 11 दिन बाकी है. तो ज़्यादा सोचिए मत, सिर्फ 999 में हम आपको दे रहे हैं, कोई प्राइस भी ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है. और इसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा, वो जो लोग कोर्स करेंगे उनको पता लगेगा कि क्या इस कोर्स का बेनिफिट है. मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ सही तरीके से चलेंगे तो 100+ आप लोगों के सी सेट में कहीं नहीं जा रहे. ठीक है, 100+ आप लोग बड़े आसानी से सी सेट में स्कोर करेंगे. और 100+ का मतलब है कि 66 चाहिए, और 100 अगर आपके आ रहे हैं तो वेल कंफर्टेबल हैं आप. ठीक है, और बाकी इसमें सी सेट की तीनों ही पोर्शन जो होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये कवर किए जाएंगे. और बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप इसकी बाकी जो डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और एनरोल भी कर सकते हैं. बस ध्यान ये रखिएगा कि 20 सितंबर तक एनरोलमेंट इसमें लिया जाएगा.
या 50 स्टूडेंट्स अगर हो जाएंगे तो भी एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए जल्द से जल्द एनरोल कर लें। बाकी आप से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और आप लोगों को अगर किसी भी तरीके की हेल्प होती है तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ अमाउंट आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और आप लोगों के लिए भी ये सेशंस जो है वो यूट्यूब पर इसी तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे। तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दी गई है, इसमें से ज़्यादा आप लोग यूज़ करने की कोशिश करें और मैं कहूँगा कि सभी लोग करें, कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर आप लोग कंट्रीब्यूट करें जितना भी आपको लगे वर्दी, और उसके हिसाब से आप लोग करें सो दैट कि इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा। ठीक है, चलिए। और बाकी आज के न्यूज़पेपर पर चलेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ के बारे में ही बताऊंगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि हमारी जो इस साल की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, 2025 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, वो लॉन्च हो चुकी हैं। और इस बार हम लोगों ने सिंगल टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने की बजाय मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। तो इसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि एक टेस्ट सीरीज़ ऐसी है जिसमें आपको जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट तीनों ही चीज़ें मिल रही हैं। टोटल 91 टेस्ट हैं, 5300 एमसीक्यूज़ हैं, और इतना सब कुछ आपको ओनली एट 849 मिल रहा है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो उसमें 81 टेस्ट हैं, 4500 एमसीक्यूज़ है, ओनली एट 699 में आपको ये मिल जाती है। अगर आप जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं सिर्फ, तो 45 टेस्ट हैं, 2500 एमसीक्यूज़ हैं, ये आपको ओनली एट 449 मिल जाती है। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की लेना चाहते हैं तो 32 टेस्ट आपको मिलेंगे, 1600 एमसीक्यूज़ हैं, अवेलेबल ओनली एट 299। और अगर आप सिर्फ सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 10 टेस्ट मिल जाते हैं। यू गेट 10 टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट, और 800 मतलब 800 या 800 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे ओनली एट 249। तो इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें, क्योंकि लोगों ने एनरोलमेंट्स करने शुरू कर दिए। और मैं आपको ये भी बताऊं, मैंने कल भी बताया था कि जैसे जैसे इसमें एनरोलमेंट्स बढ़ते जाएंगे तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जल्द से जल्द आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर एनरोल कर लें, और बाकी डिटेल्स आप इसकी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पूरा शेड्यूल वगैरह सबका शेयर किया गया है। आप अगर इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स भी मिल जाती है, और लास्ट में आपको एक लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू जाके आप पूरा शेड्यूल जो है कि टेस्ट सीरीज़ कब से शुरू हो रही है, कौन सा टेस्ट आपको किस दिन मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, कितने टेस्ट हैं टोटल, हर टेस्ट में क्या क्या सिलेबस, क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड रहेंगे, ये सब आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस चीज़ में ज़रूर एनरोल कर लें, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल रेट्स में है। इतना सारा कंटेंट आपको इतने कम रेट्स में कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर कोई इससे सस्ती टेस्ट सीरीज़ ला के दिखा दे और इतना ही कंटेंट, ठीक है, कंपैरेबल कंटेंट होना चाहिए, इतने ही नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ या इससे ज़्यादा, और इससे कम प्राइस में, तो आप मेरे से ये टेस्ट सीरीज़ फ्री में ले लीजिएगा। ये भी मैं आपको चैलेंज देता हूँ। चलिए, ये मेरा आप लोगों को एक ओपन चैलेंज है कि आप में से जो भी स्टूडेंट इतने ही क्वेश्चंस या इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ला के दिखाएगा कि कोई टेस्ट सीरीज़ मार्केट में ऐसी है जो आपको इतने क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही है या इससे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही है इससे कम प्राइस में। ठीक है, क्वेश्चंस ज़्यादा प्राइस कम अगर है, अगर ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ आप कब कोई आप मुझे लिंक देते हैं या कुछ भी मुझे बताते हैं तो मैं आपको ये टेस्ट सीरीज़ फ्री में आपके लिए फ्री में एनरोल कर दूंगा, मैं आपको फ्री में एनरोल कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि पूरे मार्केट में आपको ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं मिलेगी जिसमें इतना कंटेंट मिल रहा है, एंड दैट टू एट दिस लेस प्राइस। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर एनरोल कर लें। चलिए, अब हम लोग अपने आज के न्यूज़पेपर पर चलेंगे और आज के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो हम देखना शुरू करते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है, और फ्रंट पेज पे सच कोई ख़ास आर्टिकल यहाँ पर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो आबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ यहाँ पर मुलाकात हो रही है, और स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ाने को लेकर बातचीत यहाँ पर चल रही है। बीच के पेज में एक आर्टिकल है जो हमें देखना है। बाकी एक दो आर्टिकल्स मैं आपको आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज के शेयर करूँगा। ठीक है, उनको आप लोग एक बार पढ़िएगा, और बाकी एक्सप्लेन पेज के भी हम लोग एक दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड टॉर्टोइज जो है वो अरावली में पाया गया है पहली बार। तो इस टॉर्टोइज के बारे में हम लोग बात करेंगे
इसके बाद आगे अगर बढ़ें तो बीच में तो अभी क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो उसकी खबरें ज़्यादा हैं न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर देखिए 2 आर्टिकल हैं, दैट इज़ दी एक है द ऑडेसिटी ऑफ अ मिशन। ये आर्टिकल बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि एक जनरल है दैट इज़ नेचर, उसमें कुछ लोगों ने एक प्राइवेट रिसर्च करी थी और उसके रिजल्ट्स पब्लिश किए थे, जिसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन की वजह से हर साल लगभग 60 से 70 हज़ार जो नवजात शिशु हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनकी डेथ होने से बची है। तो उसी को लेकर यहाँ पर ये पूरी बात कर रहे हैं कि कैसे 10 साल में इस स्कीम से क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, है ना। तो उसका इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो एक बार इस आर्टिकल को आप लोग पढ़िएगा, इट इज़ अ वेरी इजी आर्टिकल। और हो सकता है मे बी क्योंकि 2014 में स्कीम लॉन्च हुई थी, तो 2024 के मेंस में, 2025 में तो मैं नहीं कह सकता, बट 2024 के मेंस में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी प्रोग्रेस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इसकी प्रोग्रेस रही है और इससे कितना ज़्यादा जो फ़ायदा है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक बार इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद एक आर्टिकल जो है वो अगले पेज में दिया गया है, अ विन विन फॉर एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। ये बेसिकली आर्टिकल बात कर रहा है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसके बारे में, है ना, और कैसे इस स्कीम से, इस फाउंडेशन से जो है वो हमारे देश को फ़ायदा हो सकता है, कैसे हमारे देश में जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो रिसर्च आप कह सकते हैं कि रिसर्च का जो सिनेरियो है वो इम्प्रूव हो सकता है, उसके बारे में यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। तो दोनों ही आर्टिकल्स काफ़ी आसान हैं, ठीक है, मैंने खुद पढ़े हैं और समझने में आसान है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप इसको खुद से पढ़िएगा, है ना। बोथ आर वेरी इजी आर्टिकल्स, और शॉर्ट में नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊँ, मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे जिसमें इस तरीके की बातें मैंने पढ़ी हैं कि आप बता रहे हैं कि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट में नोट्स नहीं बना पा रहे। देखो, किसी भी आर्टिकल को लेकर, चाहे मैं बात करूं ये एडिटोरियल्स के, आइडियाज़ पेज के, एक्सप्लेन पेज के, या अदरवाइज़ कोई भी और न्यूज़ है, आपको ना शॉर्ट में लिखना सीखना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, है क्या ना, जब आप नोट्स बना रहे हो, अगर आप उसको शॉर्ट में लिखते हो तो आपका फ़ायदा क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। टाइम कम लगेगा, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि वो नोट सिर्फ आपको पढ़ने हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड देम, आप उनको समझ सकते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे सेंटेंस। अब जैसे मैंने आपको ये वाला आर्टिकल मान लीजिए दिया, और मैंने आपसे कहा कि इसको पढ़िए, इसको समझिए और इसके शॉर्ट में नोट्स बनाइए, तो ऐसा नहीं करना है कि पूरे के पूरे सेंटेंस जो हैं वो आपको उठा के लिख देने हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर थोड़ा सा बताऊँ, ठीक है, पूरा तो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अगर आपको जैसे बताऊँ, शुरुआत के अगर मैं कुछ जैसे लाइंस पढ़ूँ, उसमें से अगर मैं कुछ बताने की कोशिश आपको करूं, सो दैट कि थोड़ा सा शायद आपको आइडिया आएगा। देखो, तो यहाँ पर लिखा है 23 जुलाई 2024 के दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया द ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ नेशनल अनुसंधान अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अ मूव दैट वाज 5 years इन द मेकिंग सिंस इट्स मेंशन फर्स्ट मेंशन वाज अ पिविटल मोमेंट फॉर इंडियाज रिसर्च इकोसिस्टम, ठीक है। कि अब ये जो नेशनल सॉरी ANRF है, दैट इज़ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसके ऑपरेशनलाइजेशन को लेकर डिक्लेरेशन कब किया गया है, जब इस साल का बजट लॉन्च किया गया उस दिन, 23 जुलाई 2024 के दिन, ठीक है। तो आप सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, अब आपको यहाँ से 2-3 इन्फॉर्मेशन मिली है, आपको ना जो आप शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं उसमें आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन नहीं लिखना है, उसमें आपको पहले पैराग्राफ पढ़ के समझना है कि वहाँ से आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बस। और वो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस इन्फॉर्मेशन को आप जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं उतना लिख लें, ठीक है। क्योंकि वो बाद में रिवीजन करने के टाइम पर भी आसानी होगी, और अभी जब आप नोट्स बना रहे हैं तब भी आपको आसानी भी होगी और टाइम भी कम लगेगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा सेंटेंस के फॉर्म में चीज़ें लिखेंगे ना, वो अभी भी टाइम टेकिंग है, और बाद में जब आप उसको रिवाइज करोगे तब भी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उस समय भी वो उतने ही ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे नोट्स, है ना। तो इसीलिए आपको, जैसे अब यहाँ पर लिखा है कि ANRF की ऑपरेशनलाइजेशन को डिक्लेयर किया गया इस दिन, अनाउंस किया गया इस दिन, तो आप सीधे सीधे लिख लो ANRF ऑपरेशनलाइज्ड, अनाउंस्ड ऑपरेशनलाइजेशन ऑन दिस, ठीक है। और इसके बारे में 5 साल से बात चल रही थी कि 5 साल से ये हो रहा था कि इसको जो है वो बनाया जाएगा, है ना। अब इसके बाद ANRF की जहाँ पर आपने लिखा है वहीं पर आप ये लिख लो कि इसको इस्टेब्लिश किया गया है अंडर दिस एक्ट,
ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अगर आपको थोड़ा सा लिख के भी दिखाऊं, लेकिन वो प्रॉब्लम करता है फिर ऐसे में। एक चीज़ की मैं कोशिश करता हूँ, लेट मी सी इफ़ आई कैन डू इट। वेट, हाँ, थोड़ा सा वेट करें, अगर मैं कर पाता हूँ तो मैं डेफिनेटली ट्राई करता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये तो शॉर्ट में होगा नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। मैं कुछ कोशिश आप लोगों के लिए करने की कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए बेसिकली, सो दैट कि मैं चीज़ें लिख पाऊँ। ठीक है, मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करूँ क्या? मे बी यू कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आप समझ जाएं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि ANRF, तो आप ऐसा लिख लें ANRF। ठीक है, इसका ऑपरेशनलाइजेशन अनाउंस किया गया, अनाउंस्ड ऑपरेशनलाइजेशन कब किया गया? ऑन 23 जुलाई। ठीक है, 2024। 5 साल से ये इन मेकिंग था, 5 years इन मेकिंग। इन मेकिंग का मतलब है कि 5 साल से इसको बनाने की बात चल रही थी। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है कि ANRF एक्ट 2023 से ये बना है, तो यहीं पर आप लिख सकते हैं कि ये ANRF एक्ट 2023 से बना है। ठीक है, काम ख़त्म। अब इसका जो एम है, एम क्या है? टू फंड, कोऑर्डिनेट एंड प्रमोट रिसर्च अक्रॉस इंडियाज यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस विच हैव लॉन्ग सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो एम है, तो आप नीचे उठा के यहाँ पर इसका एक पॉइंट बना के एम लिख दो। एम क्या है कि जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको फंड देना, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनमें रिसर्च को प्रमोट करना, ये इसके मेन एम है। क्योंकि इन कॉलेजेस में ऑब्वियस सी बात है कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर नहीं था, वहाँ पर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, है ना। और ख़ासकर जो स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो उसको बढ़ावा देना, वहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेशंस देना और रिसर्च को प्रमोट करना। एंड दिस इनिशिएटिव इज़ अ क्रूशियल स्टेप इन पुशिंग इंडिया टूवर्ड्स बिकमिंग अ नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी। तो इससे क्या होगा, ये इनिशिएटिव से क्या होगा, ये कैसे हेल्प करेगा? इससे भारत जो है वो एक नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी बन सकता है। जैसा कि जो ये मॉडल है, जो बड़े बड़े देश हैं, जो रिसर्च पावर हाउस हैं, जहाँ पर रिसर्च को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे कि US, जर्मनी, साउथ कोरिया और इसराइल, तो भारत इन देशों की तरह एक नॉलेज ड्रिवन सोसाइटी बन सकता है। तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको ना अलग अलग उठा के लिखने होंगे, और वो लिखना सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी उसकी, वो ऐसे नहीं आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी लोग इस बात को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं कि सर हमसे नोट्स नहीं बनते, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इट्स बेटर कि आप जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं उतना लिखने की कोशिश करें। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 6 महीने टाइम लगेगा, बट यू हैव टू लर्न इट। क्योंकि नोट्स बनाना भी अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, एक आर्ट भी कह सकते हो, साइंस भी कह सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने ये पूरा का पूरा पैराग्राफ, ये पूरा का पूरा ये पढ़ा और पूरा उठा के एज इट इज़ अपनी कॉपी में रख लिया। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा? वो फिर नोट्स थोड़ी हैं, वो तो फिर आर्टिकल ही है। आप आर्टिकल को ही सेव करके रख लो, जब मन आए फिर आर्टिकल ही पढ़ लेना, लेकिन उससे होगा नहीं। क्योंकि अभी आपके पास एक आर्टिकल या 2 आर्टिकल है। आप अगर ये समझो कि दिन के, है ना, एक दिन के अगर आपके पास ऑन एन एवरेज 4 आर्टिकल भी हैं एक दिन के, और महीने में अगर 25 दिन भी न्यूज़पेपर आता है या 25 दिन भी काम के आर्टिकल्स आते हैं, तो एक महीने के ही 100 आर्टिकल हो गए। और कम से कम आपको 15 महीने, 16 महीने का न्यूज़पेपर पढ़ना है कम से कम, प्रीलिम्स के लिए, फिर आगे मेंस के लिए 1.5 साल मान लो, तो 18 महीने के आपके हर महीने के 100 आर्टिकल के हिसाब से 1800 आर्टिकल हैं। ठीक है, और उन 1800 आर्टिकल को अगर आप ये सोचोगे कि आज के डेट में आप एक एक आर्टिकल को पूरा पूरा लिख के या पूरा आर्टिकल ही सेव कर लोगे या आर्टिकल को बाद में पढ़ लोगे, तो आप ये समझो कि एग्ज़ाम से पहले 1800 आर्टिकल्स को रिवाइज करना इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मेरी बात मान के चलो। ठीक है, क्योंकि उस समय वो किसी ग्रंथ की तरह पढ़नी नहीं है। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन का मतलब है कि आपने जो भी चीज़ें उसमें लिखी हैं
वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जाके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, या तभी वो पॉइंट्स आप जाके मेंस में लिख पाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए बेटर है कि चीज़ों को जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना शॉर्ट में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, खासकर न्यूज़पेपर से, ये न्यूज़पेपर में ये इशू ज़रूर आता है कि आर्टिकल मतलब नोट्स वगैरह नहीं बन पा रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को इशू आता है, कुछ लोग तो खैर बना लेते हैं, बट कोशिश कीजिए, शॉर्ट में लिखने की कोशिश कीजिए, होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, सब कुछ होता है, बट कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपनी जो अप्रोच है ना, उसमें चेंज करना पड़ेगा बस। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने बताया। इसके बाद अगर हम लोग ये 2 आर्टिकल्स मैं आपको दूंगा, इनको पढ़ के आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। इसके बाद 2 आर्टिकल्स हम लोग जो है वो एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस करेंगे। एक है एमपॉक्स को लेकर वैक्सीन्स का जिक्र किया गया है, और एक आर्टिकल है कि बेसिकली एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट का कोलिजियम का डिसीजन है उसको लेकर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। तो ये आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और एक वो टॉर्टोइज वाला था वो। ठीक है, चलिए, तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आर्टिकल है वो ये है, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एलोंगेटेड टॉर्टोइज स्पॉटेड इन अरावलीज फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड टॉर्टोइज है जिसका नाम है एलोंगेटेड टॉर्टोइज। ठीक है, मतलब इसका जनरल नेम या कॉमन नेम यही है, और साइंटिफिक नेम वैसे है इंडो टेस्टूडो एलोंगेटा। ठीक, ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, और ये हरियाणा के दमदमा एरिया में देखा गया ड्यूरिंग द रिसर्च सर्वे इन द अरावलीज। जब वहाँ पर कुछ रिसर्चर सर्वे कर रहे थे तो वहाँ पर इसको देखा गया है। टॉर्टोइज जो है वो मीडियम साइज़ का होता है। ठीक है, येलोइश ब्राउन या ऑलिव कलर का इसका शेल होता है, एंड डिस्टिंक्ट ब्लैक ब्लॉचेस होते हैं इसके सेंटर ऑफ ईच शूट। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का ये दिखाई देता है। ठीक है, ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसका ये येलोइश ब्राउन या ऑलिव कलर का ये पूरा का पूरा शेल है, और आपको यहाँ पर जितने भी इस तरीके के ये इसके डिज़ाइंस बने होते हैं, इसको शूट कहते हैं, इसमें आपको ब्लैक कलर के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो है वो दिखाई देता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद लिखा है कि इट हैज़ ऑन इट्स नॉस्ट्रिल, जो इसकी नॉस्ट्रिल होती है वहाँ पर पिंक कलर की एक रिंग होती है जो कि ब्रीडिंग सीजन में अपीयर होती है, और जो दोनों ही सेक्सेस के मेच्योर स्पीशीज़ हैं यानी कि मेल और फीमेल, वो इस तरीके के डिस्टिंक्ट पिंकिश कलरेशन इनके नॉस्ट्रिल्स के अराउंड या आइज़ के अराउंड होते हैं ब्रीडिंग सीजन के दौरान। अब ये टॉर्टोइज जो है वो जनरली पाया जाता है इन द साल डेसिडुअस एंड हिली एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश इन द वेस्ट, eastward through Myanmar, Thailand and all of Indochina, north to Guangxi province of China to and south to the peninsular Malaysia। और इसकी कुछ पॉपुलेशन जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी पाई जाती है। ठीक है, ये लोलैंड्स और फुटहिल्स में पाया जाता है, ऐसे एरियाज़ में जिसकी जो हाइट है वो सी लेवल से 1000 मीटर तक होती है, उससे ज़्यादा में ये नहीं पाया जाता। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका अगर वो भी दिखा दूँ एक्सटेंट, तो आप ये IUCN की वेबसाइट में अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखती है। एलोंगेटेड टॉर्टोइज है, ठीक है, एंडोटेस्टूडो एलोंगेटा इसका जो स्टेटस है वो मैंने आपको बता दिया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ये इसका बेसिकली आप देख सकते हैं, ये इसका वो है, मतलब कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इधर जो ये हिमालयन वाला रीजन है, थोड़ा सा हिमालयस तो मैं नहीं कहूँगा, हिमालयाज़ के फुट हिल्स की बात करें अगर, तो यहाँ पर पाया जा रहा है। यहाँ से नेपाल, इधर भूटान है ना, फिर इधर म्यांमार, और इधर जो चाइना का थोड़ा सा ये वाला रीजन है नीचे का, इधर से लेते हुए, ठीक है, यहाँ से आपको ये वियतनाम, कैम्बोडिया और मलेशिया तक पूरा का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है वो ऑलमोस्ट पूरा कवर किया हुआ है। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है, यहाँ पर भी ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका एक्सटेंट है। एक्सटेंट मतलब जितने रीजन में ये पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए आप। इसमें सिर्फ आपको इतना ही नोट करना है कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, क्या इसकी स्थिति है ना। और क्योंकि पहली बार ये अरावलीज़ में स्पॉट किया गया है तो ये एक अनयूजुअल इवेंट है, क्योंकि जनरली अरावलीज़ इसका नेटिव एरिया नहीं है ना। अरावलीज़ का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो इधर का एरिया है, ठीक है, ये नई दिल्ली है, दिल्ली और हरियाणा का जो इधर का एरिया पड़ता है ये अरावलीज़ है, आपको पता ही है।
ठीक है, दिस इज़ अरावलीज जो आपके दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इधर के रीजन में है, तो ये बेसिकली इसका एरिया नहीं है, इस एरिया में ये नहीं पाया जाता है। पर इस एरिया में ये कैसे आया और यहाँ पर पाया गया है, तो ये एक मतलब थोड़ा सा अनयूजुअल है, तो इसको लेकर सवाल पूछा जा सकता है मे बी इन प्रीलिम्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं दे आर मोर देन इनफ, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगले आर्टिकल पर चलते हैं, वैक्सीन्स फॉर एम्पॉक्स। अब ये क्या बात हो रही है, देखो एम्पॉक्स को लेकर, एम्पॉक्स का आउटब्रेक हुआ था अभी, इसको लेकर हमने कुछ दिनों पहले भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दैट इज़ डीआरसी, ये बेसिकली एम्पॉक्स का जो एपिसेंटर रहा है एम्पॉक्स आउटब्रेक का, है ना, दैट हैज़ बिकम विरुलेंट एंड स्प्रेड टू अदर कंट्रीज़। और ये काफ़ी ज़्यादा विरुलेंट, मतलब इसका वायरस फैल रहा है और बाकी देशों में भी फैल रहा है। इसको पहला डोनेशन मिल गया है एम्पॉक्स वैक्सीन्स का, किसको, डीआरसी को, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को। 1 जनवरी 2022 के बाद से लगभग एम्पॉक्स के केसेस 121 देशों में रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से 20 जो हैं वो WHO मेंबर स्टेट्स हैं अक्रॉस अफ्रीका। और 5 सितंबर 2024 तक का डेटा दिया गया है। 1,03,048 लेबोरेटरी कन्फर्म्ड केसेस हैं एम्पॉक्स के, और इनमें से 229 डेथ्स जो हैं वो भी हो चुकी हैं। ये पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड का डेटा है सिंस 1 जनवरी 2022। मंडे के दिन इंडिया में भी, यानी कि कल के दिन इंडिया में भी एक कन्फर्म्ड केस आया है एम्पॉक्स का, पहला केस, लेकिन वो ट्रैवल रिलेटेड है। ठीक है, ट्रैवल रिलेटेड केस अगर है तो मतलब हो सकता है कि वो किसी ऐसे देश से आया हो व्यक्ति जहाँ पर ये वायरस फैल रहा है, तो वहाँ उसकी वजह से ये केस हो सकता है। अब इसके बाद ये लिखा है कि डिस्पाइट द सर्ज इन द नंबर ऑफ केसेस, वैक्सीन्स हैव बीन इन शॉर्ट सप्लाई इन अफ्रीका, कि केसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अफ्रीका में खासकर, लेकिन फिर भी अफ्रीका में जो वैक्सीन की सप्लाई है वो ज़्यादा नहीं है। डीआरसी के अलावा एकमात्र ऐसा देश जहाँ पर एम्पॉक्स की कोई वैक्सीन है वो देश है नाइजीरिया। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स वाई एम्पॉक्स स्प्रेड रैपिडली, prompting the WHO to declare the infection a global health emergency last month। और क्योंकि वैक्सीन्स वहाँ पर है नहीं, तो इसी वजह से ये जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से वहाँ पर फैल रहा है ना, और इसी की वजह से WHO ने इसको, इस इन्फेक्शन को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था पिछले महीने, और हमने उसको डिस्कस भी किया था। अब इसके बाद देखो, एम्पॉक्स का जो स्प्रेड है, एम्पॉक्स का जो फैलाव है, वो एक चिंता का विषय क्यों है। वैसे तो खैर हम इस पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लेकिन यहाँ पर आया है तो फिर से एक बार देखते हैं। एम्पॉक्स को ह्यूमंस में पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1970 में। ठीक है, और विच हैज़ कम अंडर द स्पॉटलाइट लार्जली ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ इट्स न्यू क्लैड। इसका जो नया वेरिएंट है दैट इज़ क्लैड 1B, इसके स्प्रेड की वजह से अभी ये ज़्यादा स्पॉटलाइट में है, या ज़्यादा इसके ऊपर फोकस हो रहा है। क्योंकि देखो, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ क्लैड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। क्लैड का मतलब यही होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर किसी एक क्लैड के हैं, तो उनका जो एंसेस्टर होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वो सेम होते हैं। तो जब हम एम्पॉक्स की बात करें तो इसके दो अलग अलग क्लैड होते हैं, एक है क्लैड 1 और एक है क्लैड 2। और इनमें से जो फॉर्मर है दैट इज़ क्लैड 1, वो ज़्यादा डेडलियर है, दोनों में से ज़्यादा खतरनाक है। क्लैड 1 जो है वो रैपिडली ट्रांसमिट हो रहा है बिटवीन पीपल देन प्रीवियस वेरिएंट्स। जो पुराने वेरिएंट्स थे उसके कंपैरिजन में क्लैड 1B, ठीक है, 1 के भी अंदर और सब वेरिएंट्स हैं, तो क्लैड 1B जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहा है पीपल में पुराने वेरिएंट्स के कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी बात ये हमने डिस्कस भी की थी कि सेक्सुअल एक्टिविटी से भी, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी से भी ये ट्रांसमिशन हो रहा है। और क्लैड 1A जो है वो मोस्टली एनिमल से आता है। ठीक है, क्लैड 1A एनिमल से आता है, और क्लैड 1B जो है उसमें पीपल टू पीपल ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसमिशन जो है वो तेज़ी से हो रहा है, और सेक्सुअल एक्टिविटी से भी ट्रांसमिशन हो रहा है। अब जो नया वेरिएंट है ये ज़्यादा बच्चों और महिलाओं को प्रभावित कर रहा है इन देशों में, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर। और साइंटिस्ट इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके का जो ये ट्रांसमिशन का एस्पेक्ट है उसके पीछे क्या रीजंस हैं या क्या कारण है। अब कौन कौन सी वैक्सीन्स बेसिकली इसके लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, तो 3 एम्पॉक्स की वैक्सीन जो है वो अभी करंटली अवेलेबल हैं, और सारी की सारी जो वैक्सीन्स हैं वो वैक्सीनिया के ही वीकेंड वर्जन्स हैं। वैक्सीनिया बेसिकली वो लाइव वायरस है दैट ऑल्सो सर्व्ड एज द बेसिस फॉर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो भी इसी से बनी थी, और इसी के थ्रू
ये वाली वैक्सीन भी बनाई गई है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स और एमपॉक्स जो है वो सेम फैमिली ऑफ वायरसेस को बिलोंग करते हैं। एमपॉक्स जो है वो कम सीवियर है और इसका जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है, मतलब मृत्यु दर इसमें कम है। लेकिन ये इसलिए फैल रहा है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि इसका एनिमल रिजर्वोयर भी है, ये एनिमल्स के थ्रू भी फैल सकता है। और स्मॉल पॉक्स के केस में ऐसा नहीं होता था। अब यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड वैक्सीन है दैट इज़ मॉडिफाइड वैक्सीन या अंकारा, जिसको डेनमार्क बेस्ड बेवेरियन नॉर्डिक ने बनाया है। इसको यूएस के एफडीए से अप्रूवल मिल चुका है और साथ ही साथ यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से भी अप्रूवल मिल चुका है। तो डीआरसी को यही वैक्सीन जो है वो मिली है। इसके बाद जो दूसरी वैक्सीन है जो जिसका इस्तेमाल हो रहा है बेसिकली दैट इज़ LC16M8। इस वैक्सीन को बनाया है KM बायोलॉजिक्स, ये एक जापान की कंपनी है और सिर्फ जापान की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ही इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। तीसरी वैक्सीन जो है दैट इज़ ACAM2000। इसको बनाया गया है यूएस की कंपनी के द्वारा दैट इज़ इमरजेंट बायो सॉल्यूशंस, और इसको भी एफडीए ने पिछले महीने, जो यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अप्रूवल दे दिया है। अब इसके बाद एक नई एमपॉक्स वैक्सीन जो है वो भी बनाई जा रही हैं। ठीक है, जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है दैट इज़ बायोएनटेक, वो भी अपना नई वैक्सीन बना रही है और उसके क्लिनिकल डेवलपमेंट चल रहे हैं। पुणे बेस्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने भी ये अनाउंस किया है कि वो एमपॉक्स की वैक्सीन डेवलप कर रही है और कुछ पॉजिटिव आउटकम्स विद इन ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर कुछ पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब वैक्सीन्स बन सकती है। इसके बाद ICMR ने पिछले हफ्ते जो एक्सपीरियंस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे इस बारे में बात की है कि वो रॉयल्टी बेसिस पर कोलैबोरेट करें ताकि एमपॉक्स वैक्सीन्स और डायग्नोस्टिक किट्स को डेवलप किया जा सके। अब अफ्रीका को सवाल ये आता है कि अफ्रीका में तो ये एमपॉक्स बहुत समय से फैल रहा है, तो वैक्सीन्स मिलने में इनको इतनी देरी क्यों हुई है। ठीक है, वाई डिड अफ्रीका डिड नॉट गेट द वैक्सीन सूनर। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि करंटली जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं एमपॉक्स की वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, $50 से लेकर $75 पर डोज। ठीक है, $75 पर डोज, इतनी ज़्यादा है। 1 मिनट रुकिएगा।
हाँ, तो हम इस सवाल पे थे कि वाई डिड अफ्रीका नॉट गेट द वैक्सीन सूनर, कि अफ्रीका को वैक्सीन्स जो हैं वो पहले क्यों नहीं मिल पाई, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर तो ये आउटब्रेक बहुत पहले से है। तो इसको लेकर ये लिखा गया है कि जो अभी करंटली वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी है। ठीक है, लगभग $50 से $75 पर डोज, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। ये भी अकॉर्डिंग टू द WHO बताया गया है फॉर अफ्रीकन कंट्रीज़। और एज अ रिज़ल्ट इनको यूजुअली इस बात के ऊपर निर्भर करना पड़ा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं वो इनको ये वैक्सीन्स डोनेट करें, क्योंकि ये खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि अफ्रीकन नेशंस की जो स्थिति है वो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, यू नो दैट, है ना। तो इसलिए इनको इस चीज़ के ऊपर निर्भर होना पड़ा। या फिर जो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन है, गावी, दैट इज़ वैक्सीन अलायंस, या फिर ये इनको परचेज करके दे दे, खरीद के दे दे, या यूनिसेफ जो है वो खरीद के दे दे। अदरवाइज़ ये खुद से खरीदने की स्थिति में नहीं थे। अब गावी और यूनिसेफ जो हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो वैक्सीन्स को तब तक नहीं खरीद सकते जब तक WHO जो है वो इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग टू प्रोडक्ट्स और गिव्स देम फुल अप्रूवल, कि या तो जब तक इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग इशू ना करे किसी प्रोडक्ट को लेकर WHO, और या फिर वो उनको फुल अप्रूवल ना दे, तब तक गावी और यूनिसेफ खरीद नहीं सकते, है ना। और ये लेने के लिए कंपनीज़ को जो है वो अपनी एफिकेसी और सेफ्टी डेटा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में देना होता है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि WHO जो है वो इस तरीके के अप्रूवल्स देने में उसने बहुत देर करी, लेकिन WHO का यहाँ पर ये कहना है क्योंकि पेपर वर्क सही समय पर पूरा नहीं हो पाया या उसमें डिले हुआ, तो इस वजह से टाइम लगा है। ठीक है, अब इसके बाद जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनके खुद के ड्रग रेगुलेटर्स होते हैं, है ना, तो वो उनके ऊपर रिलाई करते हैं। अब जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनके उनको डिपेंड होना पड़ता है कि WHO से जब क्लियरेंस मिलेगा। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका का तो खुद का US FDA है, तो वहाँ पर तो कोई भी वैक्सीन आए तो वो उस वैक्सीन को, मतलब चाहे वो उसके खुद के देश की हो या कहीं और देश की हो, वो उसको अप्रूवल दे सकता है, तो वहाँ पर उसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब जो छोटे देश हैं, जो लोअर या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके पास इस तरीके के रेगुलेटर्स होते नहीं हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको फिर WHO के क्लियरेंस के ऊपर ही निर्भर होना पड़ता है। अनदर रीज़न इज़ दैट ड्यूरिंग प्रीवियस एम्पॉक्स आउटब्रेक्स द नंबर ऑफ केसेस रिमेन क्वाइट लो। अब जो प्रीवियस आउटब्रेक्स हुए हैं, जो पहले भी इस तरीके के केसेस सामने आए हैं, उनमें केसेस की संख्या काफ़ी कम थी, है ना। और कई सारे अफ्रीकी देशों ने एम्पॉक्स की वैक्सीन्स की मांग ही नहीं करी, क्योंकि हेल्थ ऑफिशियल जो हैं वो उस रीजन में जो बाकी ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो उनसे टैकल करने में लगे हुए थे। और एम्पॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान इसीलिए नहीं गया क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कम थे। लेकिन इस बार केसेस बढ़ गए हैं, तो इस बार थोड़ा सा इशू बढ़ रहा है। अब व्हेन शुड वन टेक दी वैक्सीन, अब वैक्सीन किसी को कब लेनी चाहिए, तो गेटिंग अ वैक्सीन इज़ रिकमेंडेड फॉर अ हाई रिस्क पॉपुलेशन स्पेशली ड्यूरिंग एन आउटब्रेक। तो वैक्सीन बेसिकली हाई रिस्क पॉपुलेशन जो है उसके लिए रिकमेंड की जा रही है। द वैक्सीन कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर अ पर्सन हैज़ बीन इन कॉन्टैक्ट विद समवन हु हैज़ एम्पॉक्स। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसको एम्पॉक्स है, तो उसके बाद उस व्यक्ति को भी जो है वो वैक्सीन दी जानी चाहिए। और ऐसे केसेस में वैक्सीन शुड बी गिवन लेस देन 4 days आफ्टर कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट में आए हैं तो 4 दिन के अंदर अंदर आपको वैक्सीन दी जानी चाहिए। और वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर अप टू 14 days इफ़ द पर्सन हैज़ नॉट डेवलप्ड सिम्टम्स। और अगर आपके अंदर किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो 14 दिन तक भी वैक्सीन दी जानी चाहिए। बट एक आइडियल टाइमलाइन ये है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो ऑलरेडी एम्पॉक्स से इन्फेक्टेड है, तो 4 दिन के अंदर अंदर आपको वैक्सीन दी जानी चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ें। तो ये आर्टिकल भी आप समझ गए, है ना, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में ही रहेगा, साइंस एंड टेक में ही आप इसको ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको मैप में ये दिखाई भी दे रहा होगा कि कौन कौन से क्लैड जो हैं वो कहाँ कहाँ पर इसके फैल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये तो ठीक ही है, मतलब ये तो इस इशू को रिलेटेड करके हमने आर्टिकल देख लिया, बट यहाँ पर बेसिकली मेन दो देशों का जिक्र हुआ है अफ्रीका के। एक है DRC, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और दूसरा है नाइजीरिया। तो थोड़ा सा इन देशों को अगर आप मैप में देखेंगे तो वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चंस मैप बेस्ड ऐसे ही बनते हैं कि कोई भी देश
या कोई भी रीजन जो है वो अगर न्यूज़ में है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है, तो उसके बेस पर मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे अगर मैं डीआरसी की बात करूं, ये पूरा का पूरा अफ्रीका है, ठीक है, दिस इज़ अफ्रीका। अब अगर मैं बात करूं डीआरसी की, तो ये है डीआरसी, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब इससे कौन कौन से देश जो हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, चलो एक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, ठीक है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स। तो ये डीआरसी है, कितने देश इससे बाउंड्री शेयर करते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं वो आप बताइएगा। और यहाँ पर एक देश है दैट इज़ नाइजीरिया, ठीक है, तो नाइजीरिया के साथ कौन कौन से देश अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं और वो कितने हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैप में देख लीजिएगा, काउंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आर्टिकल भी आई होप आप समझ गए। इसके बाद अब हम लोग जो है आज के अपने तीसरे और अंतिम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये आर्टिकल बात कर रहा है कि वाई एपेक्स कोर्ट इंटरवीन्ड इन हिमाचल प्रदेश HC कोलिजियम्स डिसीजन। अब ये हुआ क्या है, इसको हम समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है उसको ये निर्देश दिया है टू कंसिडर अगेन द नेम्स ऑफ 2 जुडिशियल ऑफिसर्स इट हैड फर्स्ट रिकमेंडेड फॉर एलिवेशन टू द बेंच 21 मंथ्स एगो। हाई कोर्ट की जो कोलिजियम था उसको ये निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिन्होंने मतलब हाई कोर्ट के कोलिजियम ने जिन 2 नामों को रिकमेंड किया था कि उनको हाई कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट में शामिल किया जाए एज अ जजेस, है ना, 21 मंथ पहले, 21 महीने पुरानी ये बात है, तो उनके नाम के ऊपर दोबारा से जो है वो विचार किया जाए, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी पूरा मामला क्या है वो आपको समझ में आएगा। अब ये जो अनयूजुअल डायरेक्शन है, जनरली इस तरीके के डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देता नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट के कोलिजियम के फैसलों के को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा दखल नहीं देता, इंटरवीन नहीं करता है, लेकिन इसीलिए इसको अनयूजुअल डायरेक्शन बोला गया है। दिस केम आफ्टर द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स कोलिजियम डिसीजन टू रिकमेंड 2 अदर नेम्स फॉर जजशिप। ये बेसिकली हुआ क्या कि 2 लोगों को पहले बोला गया था, मतलब उनको रिकमेंड किया गया था उनके नाम को हाई कोर्ट के कोलिजियम की तरफ से कि उनको हाई कोर्ट में शामिल किया जाएगा जज के लिए, लेकिन बाद में उनके अलावा किसी और 2 लोगों को जो है वो उनके नाम को रिकमेंड किया गया। तो जो पहले जिनके नाम को रिकमेंड किया गया था वो लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हाई कोर्ट के कोलिजियम के डिसीजन के खिलाफ, इसलिए यह मामला सामने आया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन यहाँ पर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट हैड प्रीवियसली प्लेस्ड स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑन व्हेन इट कैन रिव्यू द हाई कोर्ट्स डिसीजन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस चीज़ को लेकर काफ़ी एक लिमिट लगा रखी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट लिमिट लगा रखी है इस बात को लेकर कि कब वो अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस से रिलेटेड मामले में हाई कोर्ट्स के फैसलों को लेकर रिव्यू कर सकता है। फ्राइडे के दिन, यानी कि अभी 3-4 दिन पहले, बेंच ऑफ जस्टिसेस ऋषिकेश रॉय एंड PK मिश्रा ने डिसाइड किया कि ये जो करंट केस है ये स्कोप ऑफ रिव्यू के में आता है, मतलब ये रिव्यू इसका किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है। तो कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स वॉज लेड डाउन बाय अ 9 जज बेंच, ठीक है, कि किस तरीके से जो ये कोलिजियम सिस्टम है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को लेकर, ये 9 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में एक केस था 1993 का केस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको कॉमनली रेफर किया जाता है टू अ सेकंड जजेस केस। ये हो सकता है आप लोगों ने जुडिशरी में पॉलिटी में पढ़ा हो, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया, द रूलिंग मेड द रिकमेंडेशंस ऑफ द SC कोलिजियम बाइंडिंग ऑन द सेंटर गिविंग द पावर टू अपॉइंट एंड ट्रांसफर जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी टू द जुडिशरी, ठीक है, कि मतलब इसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम जो है, मतलब कोलिजियम का जो फैसला होगा वो सेंटर के ऊपर बाइंडिंग होगा और कोलिजियम को ये पावर देता है कि वो जजेस को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, जजेस को अपॉइंट कर सकता है और जजेस को ट्रांसफ़र कर सकता है। अंडर द कोलिजियम सिस्टम जजेस जो हैं वही जजेस को चूज़ करते हैं। गवर्नमेंट जो है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, बट किसको अपॉइंट करना है, वो जो नाम का रिकमेंडेशन है वो कोलिजियम की तरफ से जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट्स को डिले कर सकते हैं, लेकिन कोलिजियम की चॉइस को रिजेक्ट नहीं कर सकते।
और ये अभी हमने पिछले साल ये बहुत सारे ऐसे मामले देखे थे कि खासकर सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की तरफ से नाम रिकमेंड किए गए, लेकिन गवर्नमेंट ने अपॉइंट करने में बहुत डिले किया। इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज हम लोगों ने देखे थे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि किस तरीके से ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये काम करेगा। ये बेसिकली थर्ड जजेस केस था 1998 का। कोर्ट ने ये कहा कि कोलिजियम्स फॉर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट्स वुड इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे। And this collegium would be required to consult the Chief Justice and senior judges of the High Court concerned, the senior most Supreme Court judge from that High Court, as well as any Supreme Court judges who were knowledgeable about that High Court। ठीक है कि इनको हाई कोर्ट के जजेस के लिए क्या बोला, मतलब हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होंगे उसके लिए जो कोलिजियम है वो उसमें कौन कौन शामिल होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस। और वो बेसिकली क्या करेंगे, वो कंसल्ट करेंगे किससे? जो चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस हैं उस हाई कोर्ट से, जिस हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है वहाँ के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस से कंसल्ट किया, मतलब उनसे कंसल्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ उस हाई कोर्ट से अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट में आया है और सीनियर मोस्ट है, अगर एक से ज़्यादा है तो सीनियर मोस्ट होगा, तो उनसे कंसल्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ कोई भी ऐसे सुप्रीम कोर्ट जज जो उस हाई कोर्ट के बारे में जिनको नॉलेज है तो उनसे कंसल्ट किया जाएगा। ठीक है, ये आप बात समझ गए। अब इसके बाद आगे देखो, द कोर्ट ऑल्सो स्पेल्ड आउट द लिमिटेड ग्राउंड्स ऑन विच आर रिकमेंडेशन वुड बी चैलेंज्ड। और कोर्ट ने ये भी कहा, ये लिमिटेड ग्राउंड्स भी बताए कि जिसके आधार पर इन रिकमेंडेशंस को चैलेंज किया जा सकता है। सबसे पहला तो है, if there was lack of effective consultation with any of these individuals or institutions, कि अगर जितनों के साथ कंसल्टेशन करना है अगर इफेक्टिव कंसल्टेशन की कमी है तो, अगर कंसल्टेशन नहीं किया गया है तो, पहली बात। दूसरी बात यह है, इफ़ द कैंडिडेट इन क्वेश्चन वॉज नॉट एलिजिबल टू बी अ जज, ठीक है, और अगर जिस कैंडिडेट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं अगर वो जज बनने के लिए एलिजिबल नहीं है तो क्वालिफिकेशंस बेसिकली जज बनने की क्या होती हैं, वो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 217 में और सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है। इसके बाद 1998 में ही सेंटर एंड एससी यानी कि सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसमें प्रोसेस डिटेल में दी गई थी फ्रॉम द बिगनिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, कि हाई कोर्ट के जजेस का कैसे अपॉइंटमेंट होगा उसकी पूरी बात यहाँ पर लिखी गई थी। अब इस प्रोसेस के तहत द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट कंसल्ट 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द हाई कोर्ट टुगेदर फॉर्मिंग द हाई कोर्ट कोलिजियम। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंतर्गत ये बोला कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो उस हाई कोर्ट के जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे कंसल्ट करेंगे और ये मिलके हाई कोर्ट का कोलिजियम बनाएंगे, मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट 2 जज, ये हाई कोर्ट का कोलिजियम बनाएंगे। ये अपनी रिकमेंडेशन जो है रीजंस के साथ, कि किसी के भी नाम को अगर ये रिकमेंड कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है, ये नाम जो है वो 3 लोगों को भेजे जाएंगे। एक तो राज्य के मुख्यमंत्री को, दूसरा उस राज्य के राज्यपाल या गवर्नर को, और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको ये तीनों को ये नाम भेजे जाएंगे। अब गवर्नर जो है बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के आधार पर ये जो प्रपोज़ल है इस प्रपोज़ल को किसको भेजेंगे? अब देखो, इस प्रपोज़ल को जो है वो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजेंगे एट द सेंटर, जो कि बैकग्राउंड चेक करेंगे और अपना जो एंटायर मटेरियल है वो सीजीआई को भेजेंगे, और सीजीआई जो है फिर उसको रेस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के साथ उसके ऊपर विचार करेंगे। तो ऐसा प्रोसीजर यहाँ पर बनाया गया है। अब ये जो हिमाचल प्रदेश का केस है, यहाँ पर क्या हुआ देखो, दिसंबर 2022 में जो यहाँ पर हाई कोर्ट का कोलिजियम था कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस एंड द 2 सीनियर मोस्ट जजेस, है ना, इन्होंने रिकमेंड किया 2 वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जजेस थे जिनका नाम था चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा, कि इनका एलिवेशन किया जाए और ये हाई कोर्ट में जजेस बनाए जाए। इन्होंने रिकमेंडेशन किया, ठीक हो गया। अब इसके बाद लगभग आप कह सकते हैं 1 साल के बाद, दिसंबर 2022 है, जनवरी 2024 की शुरुआत में
सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने ये जो रिकमेंडेशंस हैं इनको हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वापस भेजा कि इनके नाम के ऊपर आप पुनर्विचार करें, रिकंसिडरेशन करें। अब 16 जनवरी के दिन यूनियन लॉ मिनिस्टर ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा और उसमें ये कहा गया कि जो ये रिकमेंडेशंस किए गए हैं सिंह और मल्होत्रा के, इनको लेकर फ्रेश रिकमेंडेशंस किए जाएं। हालांकि इसके बाद 23 अप्रैल के दिन हाई कोर्ट का कोलिजियम ने रिकमेंड कर दिया 2 अदर जुडिशियल ऑफिसर्स को फॉर द एलिवेशन टू दी हाई कोर्ट। उसकी वजह से मतलब किसी और लोगों का नाम रिकमेंड कर दिया, ठीक है, हाई कोर्ट के कोलिजियम ने। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो 2 व्यक्ति थे, इनका नाम है चिराग भानु सिंह और अरविंद मल्होत्रा, ये दोनों चले गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि पहले तो हमारे नाम को रिकमेंड किया गया था, उसके बाद किसी और के नाम को रिकमेंड कर दिया गया, तो ये वहाँ चले गए। और इन्होंने क्या आर्ग्यू किया, इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि दैट द हाई कोर्ट कोलिजियम हैड इग्नोर्ड देयर सीनियोरिटी। ठीक है, कि हाई कोर्ट के कोलिजियम ने इनकी सीनियोरिटी को जो है वो इग्नोर किया, क्योंकि ये 2 सीनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस हुआ करते थे उस स्टेट में। ठीक है, बाय नॉट फर्स्ट कंसिडरिंग दैम अगेन बिफोर रिकमेंडिंग 2 अदर ऑफिसर्स, कि जब दोबारा रिकमेंडेशन करने की बात आई तो इनके नाम के ऊपर विचार नहीं किया गया और 2 अलग ही ऑफिसर्स को जो है जुडिशियल ऑफिसर्स को रिकमेंड कर दिया गया, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट थे तो इनका कहना था कि सीनियोरिटी को यहाँ पर इग्नोर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों ही जो 2nd और 3rd जजेस केस है उसमें सीनियोरिटी की इम्पोर्टेंस को कंसिडर करने की बात कही थी। ठीक है, कि जब भी अपॉइंटमेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस किया जाए तो जजेस की सीनियोरिटी के ऊपर का ध्यान रखा जाए। ठीक, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट की है बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। उसमें ये रिवील किया गया है, इस बात का खुलासा हुआ है कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम को ये लिखा है ऑन द सूटेबिलिटी ऑफ अपॉइंटिंग द 2 जुडिशियल ऑफिसर्स ऑन March 6, 2024। ठीक है, कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जा रहा है उनकी सूटेबिलिटी को लेकर यहाँ पर चीफ जस्टिस के, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को की कोलिजियम को लिखा था। और हाई कोर्ट ये आर्ग्यू करता है कि दैट दिस वाज इन फुल कंप्लायंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम्स January 4 रेजोल्यूशन विच वाज एड्रेस्ड ओनली टू द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। तो हाई कोर्ट ये आर्ग्यू करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम का 4 जनवरी का रेजोल्यूशन था, ये उसके हिसाब से जो केवल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एड्रेस किया गया था उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था, देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि वेदर द केस फेल विद इन इट्स नैरो स्कोप ऑफ रिव्यूइंग रिकमेंडेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, पहली बात तो वही कि क्या, क्योंकि उसने ये कहा था ना कि हम सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट के जो फैसले होंगे अपॉइंटमेंट्स को लेकर उनमें बहुत ज़्यादा दखल नहीं देंगे, और क्या वो उनका रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है उसकी एक ग्राउंड तैयार किया गया था। तो पहली बात तो ये हो गई। अब 2nd और 3rd जजेस केस के ऊपर रिलाई करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि दिस केस वॉज लिमिटेड टू वेदर देयर वॉज इफेक्टिव कंसल्टेशन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स कोलिजियम्स January 4 रेजोल्यूशन, कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के January 4 रेजोल्यूशन के बाद क्या इफेक्टिव कंसल्टेशन हुआ या नहीं हुआ, एंड हैड नथिंग टू डू विद द मेरिट्स ऑफ द ऑफिसर्स इन क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि 2 सवाल थे ना मैंने आपको जो यहाँ पर बताए कि हाई कोर्ट कहाँ पर बताया मैंने आपको यहाँ पर 2 ग्राउंड बताए ना, ये वाले, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था कि लिमिटेड ग्राउंड्स ऑन विच आर रिकमेंडेशंस कुड बी चैलेंज्ड, और उसी का रिव्यू हो सकता है जो चीज़ चैलेंज की जाएगी। तो उसी को लेकर यहाँ पर बताया था कि अगर इफेक्टिव कंसल्टेशन की कमी हो, और या फिर दूसरी बात ये कि जो कैंडिडेट्स जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है। तो उसी को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इफ़ेक्टिव कंसल्टेशन की बात है। ठीक है, कि क्या इफ़ेक्टिव कंसल्टेशन जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें बेसिकली जो मेरिट्स ऑफ द ऑफिसर्स इन क्वेश्चन है उसका सवाल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो 2nd इशू है वो ये था कि क्या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो लेटर भेजा, ठीक है, जो ये 6 मार्च के दिन लेटर भेजा, क्या ये इफ़ेक्टिव कंसल्टेशन है, क्या ये इफ़ेक्टिव कंसल्टेशन के बाद भेजा गया। कोर्ट ने ये पाया कि जो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम का 4 जनवरी का रिजोल्यूशन था, हालांकि वो सिर्फ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एड्रेस किया गया था, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज है उसको आप ऐसा नहीं समझ सकते कि सिर्फ वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को
ये परमिट कर रहा है कि वो खुद से अपने आप काम कर ले, ठीक है। रिकमेंडेशंस और रिकंसिडरेशन के मामले में वो खुद से काम नहीं कर सकता, वो काम तो बेसिकली जो पूरा का पूरा कोलिजियम है उसी के तहत होगा। कोर्ट ने ये कहा कि द डिसीजन मस्ट बी मेड ओनली आफ्टर कलेक्टिव कंसल्टेशन अमंग्स द 3 कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज ऑफ द हाई कोर्ट, है ना, कि इफ कलेक्टिव कंसल्टेशन के बाद ही फैसला जो है वो होगा, और 3 लोगों के बीच में वो फैसला होना चाहिए, 3 लोगों के बीच में कंसल्टेशन होनी चाहिए। वो 3 लोग कौन है? एक तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी 2 सीनियर मोस्ट कंपेनियन जजेस, ठीक है। सुप्रीम हाई कोर्ट के जो जज हैं वो खुद से फैसला नहीं ले सकते, ठीक है, भले ही उनको मतलब जो सीनियर मोस्ट जजेस या जो सुप्रीम को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो खुद से फैसला नहीं ले सकते, भले ही वो एड्रेस लेटर सिर्फ उनको किया गया हो 4 जनवरी का रिजोल्यूशन वाला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद से फैसला ले लेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आप समझ गए कि हाई कोर्ट में जो जजेस का अपॉइंटमेंट है उसको लेकर क्या इशू यहाँ पर था और कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एड्रेस किया है, और कैसे थोड़ा बहुत अपॉइंटमेंट्स वगैरह है उसका भी बात आई होप आपको समझ में आई कोलिजियम सिस्टम को लेकर, खासकर हाई कोर्ट के कोलिजियम कैसे काम करता है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग पॉलिटी में ही लेंगे, जुडिशरी में, है ना। चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। तो आप में से जो लोग आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो एट लेस देन ₹2 पर डे आपको मिल जाता है, ओनली एट ₹59। जून और जुलाई का जो है वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है, अगस्त का थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट आई विल ट्राई कि जितना जल्द से जल्द हो सके उसको भी प्रोवाइड कर दिया जाए। इसके बाद अगर आप लोग 16 महीने की पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो अवेलेबल ओनली एट ₹680। अगर आप 12 महीने के लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है ₹510 में। 8 महीने की पीडीएफ्स ओनली अवेलेबल एट ₹345 और 4 महीने की पीडीएफ्स ओनली एट ₹175। बाकी आप लोग हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के जो मंथली कोर्सेज हैं, सितंबर मंथ का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, और इसी तरीके से जो बाकी कोर्सेज हैं अगर आप उनमें भी एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। मंथली 3 मंथ 6 मंथ्स के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और लास्ट ईयर के कोर्सेज भी हैं, और लास्ट ईयर की हम आपको एक कंपाइलेशन पीडीएफ्स भी दे रहे हैं। 12 महीने की कंपाइलेशन पीडीएफ है, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में, ओनली एट 499 इंग्लिश में पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे पीडीएफ नोट्स और जो ये हैं आपके पीडीएफ नोट्स और कोर्सेज़, ये सब आपको हमारी वेबसाइट पर और ऐप पर लिस्टेड मिल जाएंगे। अगर किसी का लिंक नहीं मिलता है तो यहाँ पर नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें तो यहाँ से भी आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी हमारा जो सीसेट का लाइव कोर्स है 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 20 सितंबर तक इसमें एनरोलमेंट है, अवेलेबल ओनली एट 999। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, यहाँ से जाके आप इसकी जो बाकी अदर डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, और अगर इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन एनरोल भी कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप हमारा कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके लिए आप इस क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करें, और सभी लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि आप लोगों को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, अच्छा, टेस्ट सीरीज़ के बारे में अगर मैं आपको जाने से पहले एक बार फिर से बताऊं, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो हम लोगों ने अगले साल के लिए मतलब 2025 के प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो लॉन्च कर दी हैं। टोटल जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ है जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स सीसेट की अवेलेबल ओनली एट ₹849, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की अवेलेबल है ₹699 में, सिर्फ जनरल स्टडीज़ की 449 में, ओनली करंट अफेयर्स की 299 में, और सीसेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो आपको दिए जा रहे हैं ओनली एट 249। तो आप इनमें से अगर किसी में भी इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज, तो आप लोग इसमें जल्द से जल्द एनरोल कर लें, क्योंकि फिर थोड़े टाइम के बाद प्राइजेज़ वगैरह जो हैं वो राइज़ हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना सपोर्ट, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें।
हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।